बिल्कुल सीधी है, ये बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है, और इधर देखोगे तो ये नीचे नीचे जाते लगने लगे। इधर देखोगे तो ये सीधी सीधी दिख रही है, इधर जा रहे हो तो ये नीचे नीचे होने लग गई इस तरीके से। अब इसके नीचे होने से क्या होगा कि जॉइंट्स भी नीचे की तरफ बनेगा, बट बॉडी के रिस्पेक्ट में। बॉडी इधर है, देखो किस क्या हो रहा है कि बॉडी तो सीधी है मगर स्पाइनस प्रोसेस ऐसे, अब यहाँ पर ऐसे होने लग गया है ऐसे, मगर यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट होती है चीजें ऐसे। तो अब यहाँ पर जो जॉइंट बनेगा वो बॉडी के रिस्पेक्ट में थोड़ा नीचे बनता है, मगर इसमें बॉडी के रिस्पेक्ट में जॉइंट बिल्कुल उसके सामने ही बनता है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली। इसलिए यहाँ पर बिना फ्रैक्चर के भी डिसलोकेशन पॉसिबल है, मगर यहाँ पर जॉइंट नीचे बनने की वजह से यहाँ पर जब तक फ्रैक्चर नहीं होगा तब तक डिसलोकेशन पॉसिबल नहीं होता। यहाँ फ्रैक्चर फ्रैक्चर और डिसलोकेशन एक साथ होता है। क्या लिखा है कि अदर साइड फ्रैक्चर और डिसलोकेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है। मगर सर्वाइकल में डिसलोकेशन में अकर विदाउट द फ्रैक्चर, बिना फ्रैक्चर के भी डिसलोकेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो एपोफाइशियल जॉइंट है वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली होती है, एकदम सीधी, ठीक है, एकदम सीधी, और ये इधर के नीचे की तरफ होने लग जाती है, ठीक है। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स दिखेंगे अब मुझे ये अब ये बिल्कुल आप अज्यूम करो ऐसे जैसे स्पाइनल कॉर्ड दब रही है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, वो भी सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। एक एक करके उनको लिखते चलते हैं। क्या? पेन, नमनेस, ठीक है, और डिफिकल्टी विद लिम्ब मूवमेंट, यही तो होगा। पेन फील होगा, नमनेस फील होगी, किधर? सर्वाइकल। अभी अपन सिर्फ वर्टिब्रल रीजन का बोलना, इधर उधर मत जाना कहीं। वर्टिब्रल रीजन पे पेन फील होगा, नमनेस फील होगी, और जब भी आप कोई मूवमेंट करोगे तो आपको डिफिकल्टी होगी। क्यों होगी? तो भैया क्योंकि फ्रैक्चर हो गया है, अगर कोई डिसलोकेशन चीज हो गई है, फ्रैक्चर हो गया, इंजरी हो गई है, तो पेन तो होना ही है ना। नमनेस क्यों होनी है? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही है, तो सिम्टम देखने को मिलेंगे। प्लस सबसे प्यारी चीज, बाहर से, अगर आप बाहर से देखोगे, अंदर से नहीं, बाहर से देखोगे तो आपको टेंडरनेस फील होगी। आप जो अपने अभी स्पाइन पे हाथ रखो पीछे की तरफ, स्पाइनस प्रोसेस आपको टच हो रही है ना, जब आप नॉर्मली जिस जगह पे इंजरी हो जाएगी उधर की आप स्पाइनस प्रोसेस पे फिंगर रखा करोगे तो आपको टेंडरनेस फील होगी। टेंडरनेस का मतलब होता है कि वहां पर हल्का सा वार्म हीट फील होगी, हल्का सा स्वेलिंग दिखेगी, पेन दिखेगा। जैसे आप टच करोगे तो पेशेंट एकदम एकदम हड़बड़ा जाए, एकदम एकदम खतरनाक पेन फील होगा, उसको टेंडरनेस बोलते हैं, ठीक है। स्पाइनस प्रोसेस पे रखोगे, प्लस पैरास्पाइनल रीजन में स्वेलिंग दिखेगी। पैरास्पाइनल रीजन क्या होता है? बोले देखो इस तरीके से, ये आपकी स्पाइनस प्रोसेस है, ये पीछे की तरफ आप उन पे फिंगर रखो, रख के देखो स्पाइनस प्रोसेस, इन पे आप जैसे ही फिंगर रखोगे तो आपको टेंडरनेस फील होगा। पैरास्पाइनस होता है दो स्पाइनस की प्रोसेस के बीच में गैप मिलता है कि नहीं मिलता आपको? आप अपनी स्पाइनस प्रोसेस छूते चलो, एक स्पाइनस प्रोसेस दूसरी स्पाइनस के बीच में आप देखो अपनी फिंगर आपकी हल्की सी एंटर घुस रही होगी, गैप मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैरास्पाइनल स्पेस, या गैप होता है जो स्पाइनस प्रोसेस के बीच में, उसमें आपको उस रीजन पर स्वेलिंग नजर आएगी। वैसे तो आपको गैप फील हो रहा है नॉर्मली, मगर जहां इंजर्ड हो जाएगा वहां इन्फ्लामेशन तो नहीं है भैया, स्वेलिंग तो नहीं है, तो उस एरिया में आपको स्वेलिंग नजर आएगी, या आपको क्लियर बाहर से दिखने में नजर आ जाएगा, ठीक है। और ये स्वेलिंग अगर नजर आएगी तो, और ये सब पेन होगा, ये कहीं ना कहीं किसके साइड हो सकते हैं, किस जो लिगामेंट है इंट्रास्पाइनस लिगामेंट, वो भी रप्चर हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा। तो दो पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, पेन नमनेस और टेंडरनेस वगैरह उनकी गैप के बीच में। तीसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा न्यूरोजेनिक पैराडॉक्सिकल वेंटिलेशन। ये आपको, ये नाम खतर, नाम में कुछ भी नहीं है लेकिन ये नाम याद रखना। ये पैराडॉक्सिकल वेंटिलेशन, पता है जब पेशेंट मरने वाला भी होता है ना तब भी उसको पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग होना स्टार्ट हो जाती है। क्या होती है भी बताता हूँ। ये अगर नॉर्मल पेशेंट में हो रही है, ये जनरली जब होती है जब आपकी सर्वाइकल स्पाइन चली जाए, सर्वाइकल स्पाइन में जो सर्वाइकल स्पाइन की जो कितनी है वो डैमेज हो जाए। क्यों? क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन से जो नर्व निकल रही है वो आपकी इंटरकोस्टल स्पेस को क्या करती है, इंटरकोस्टल जो आपकी मसल्स है, इंटरकोस्टल मसल्स है उनको, प्लस डायफ्राम को, इनको सप्लाई करती है। और अगर ये नर्व डैमेज हो गई तो अब क्या होगा? पैरालाइज डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, तो क्या होगा? तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल से उनके फंक्शन हो जाएंगे लॉस। अब आपका नॉर्मली क्या होता है, आप ब्रीथ करो, आप जैसे ही सांस लोगे तो आपके लंग्स क्या वैल्यूम की तरह है, आप जैसे ही इनमें एयर भरोगे तो ये फूलते हैं, फूलेंगे तो आपका चेस्ट क्या बाहर की तरफ निकलता है कि नहीं? क्योंकि अब लंग्स अगर बड़े होंगे तो ये इंटरकोस्टल स्पेस है वो भी तो बड़ा होगा। मगर वो बड़ा कब होता है कि मसल्स में भी तो पावर हो बड़े होने की, मगर इन मसल्स को जो नर्व सप्लाई करती है वो चली गई। अब ये मसल्स कोई काम तो कर नहीं रही है, तो आप कितनी भी सांस लेते रहो आपका चेस्ट बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी मसल्स काम ही नहीं कर रही है, तो चेस्ट बाहर की तरफ निकलना बंद हो जाता है। ये जब पेशेंट जब डेथ होने वाली होती है ना, पैराडॉक्सल ब्रीथिंग उसको भी बोलते हैं।
इसको उल्टी सांस बोलते हैं। आजकल लोग तो ऐसे ही लेने लग गए। अच्छा, नॉर्मल सांस लेने का तरीका पता है क्या होता है? जब भी आप ब्रीथ करो तो आपका स्टमक ये सब बाहर जाना चाहिए। अब हम सांस कैसे लेने लग गए हैं कि हम जब भी इनहेल करते हैं, सांस अंदर भरते हैं, तो हमारा स्टमक वगैरह सब हम और अंदर खींचते हैं। मतलब कितनी बेवकूफी जैसी बात करता है। खुद दिमाग लगा के देखो कि अगर आप किसी बैलून में एयर भरोगे तो वो बड़ा होता है कि छोटा होता है? आप अपने अंदर एयर भरते हो जब, तो आपके स्टमक बाहर जाना चाहिए, हम क्या करते हैं और अंदर और खींच लेते हैं। इसको उल्टी ब्रीथिंग बोलते हैं। इससे सब मसल, सब बॉडी मैकेनिज्म खराब हो रही है। जब आप चेस्ट फिजियोथेरेपी पढ़ेंगे फाइनल ईयर में, तब ये वहां सब सीखेंगे। ठीक है। तो नॉर्मल ब्रीथिंग क्या होती है? जब आप इनहेल करो तो स्टमक ये सब बाहर निकलना चाहिए, जब एक्सहेल करो तो सब अंदर जाना चाहिए। ये नॉर्मली आप भी अपने रूटीन पे आप सब लोग ध्यान रखा करो जब भी ब्रीथिंग करो, कि जब भी सांस अंदर लो, अभी भी इमेजिन करके देखो। नॉर्मली आप में से कुछ लोगों को तो हम क्या बोल रहे थे कि नॉर्मली जो ब्रीथिंग होती है वो किस तरीके से, कि जब इनहेल करना है तो चीजें बाहर जानी चाहिए, जब एक्सेल कर रहे हैं तो यार बाहर निकल रही है तो अंदर जानी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो नॉर्मल क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब हमारी सर्वाइकल कॉर्ड डैमेज हो जाती है तो हमारी जो नॉर्मल इंटरकोस्टल फंक्शंस हैं, इंटरकोस्टल मसल्स हैं, अपना डायफ्राम है, इनके फंक्शन लॉस हो जाते हैं। तो जब भी आप ब्रीथिंग करेंगे तो अब आपकी क्या होगा, आपका चेस्ट इंस्पायर करेंगे तो आपका चेस्ट बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। बाइलेटरल अब्सेंस क्या मिलेंगे? बाइलेटरल अब्सेंस ऑफ लिम्ब रिफ्लेक्सेस। हम जानते हैं स्पाइनल कॉर्ड अगर डैमेज हो तो हमारे रिफ्लेक्सेस चले जाते हैं, फ्लैसिडिटी में चली जाएगी लिम्ब। अनरिस्पॉन्सिबल टू पेनफुल स्टिमुलाई, यानी क्या, पेशेंट को पेन समझ नहीं आएगा। यानी चीज याद आ रही है कि अगर पेन समझ नहीं आ रहा तो मतलब क्या, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट उसका डैमेज हो रहा है, इंडिकेट स्पाइनल कॉर्ड डैमेज। ये सारी वही चीज है, इसमें और 10,000 चीजें लेके आ सकते हो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के रिस्पेक्ट में, जो हम पढ़ के आए थे वो सब इसमें एड अप आप कर सकते हो। पेनलेस यूरिनरी रिटेंशन और पायरिफिज्म भी मिलता है। ये क्या है पेनलेस यूरिनरी रिटेंशन? पेनलेस यूरिनरी रिटेंशन का मतलब होता है ब्लैडर एंड बोवल डिस्फंक्शन। इन पेशेंट में क्या होता है भैया, देखो स्पाइनल कॉर्ड जैसे ही गई और जब ब्लैडर बोवल डिस्फंक्शन जाता है ना, वो जनरली आपका जो सेक्रम और लंबोसेक्रम वाला रीजन होता है, लंबो L5S1, अगर लंबोसेक्रल रीजन की स्पाइन वो नर्व्स हैं वो अगर डैमेज हो जाए तो, और या फिर सर्वाइकल रीजन में तो पूरा ही ओवरऑल, या लंबोसेक्रल रीजन में, तो आपको ब्लैडर बोवल डिस्फंक्शन। इन पेशेंट्स में क्या होता है कि इनके सेंसेस सारे चले गए होते हैं। अब पेशेंट को क्या सेंसेस नहीं है, तो अब पेशेंट को जो यूरिन होता है वो उसके ब्लैडर में भरा रहता है। अब उसको ये भी सेंस समझ नहीं आ रहा कि अगर आप उसको अगर यूरिनरी ब्लैडर के न्यूरोजेनिक ब्लैडर पढ़ोगे न्यूरो में, अगर उसमें क्या होता है, हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे यूरिन भरती है तो हमारे रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हमको एक अर्ज फील होती है कि यूरिन हमको बाहर निकालनी है। ठीक है, एक्सक्रीट आउट करनी है। लेकिन इन लोगों में क्या है, वो रिसेप्टर्स, अब वो नर्व काम नहीं कर रही तो रिसेप्टर काम नहीं करती, पेन भी नहीं हो रहा, तो अब इन लोगों में क्या होने लग जाता है कि जो आपके यूरिनरी ब्लैडर है उसमें यूरिन तो भरने लग जाती है मगर वो बाहर भी नहीं निकल रही, और उन्हें पेन भी फील नहीं हो रहा। मतलब आप खुद देखो। लेकिन हम कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन आ गई, अगर हम यूरिन नहीं जा पा रहे हैं, कुछ टाइम तक स्टोर करके रखते हैं, तो पेन फील होने लग जाता है लोअर एब्डोमेन रीजन में, होता है कि नहीं? तो उन लोगों में उन्हें पेन के भी वो नहीं मिल रहे हैं सिग्नल, प्लस उन्हें जो यूरिनरी ब्लैडर भर गया उसके भी सिग्नल नहीं मिलता है। तो उसको बोलते हैं पेनलेस यूरिनरी रिटेंशन, मींस वापस लौटना। क्योंकि वो बाहर नहीं निकाल पा रहे। तो इन पेशेंट में क्या होता है, सडन इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब यूरिन हो गई। क्यों? एकदम ज्यादा यूरिनरी ब्लैडर भर जाएगा, ओवर एक्सीड नहीं हो जाएगा, स्फिंक्टर्स अपने आप ऑटोमेटिक खुल जाएंगे और सारी यूरिन बाहर। प्लस होता है इनमें पायरेपिज्म, PRIAPISM। क्या होता है? ये होता है सेक्सुअली डिस्फंक्शन हो जाते हैं। इनमें क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन ऑफ द पीनस। प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन रहता है पीनस का ऑल टाइम, मगर यूजुअली विदाउट सेक्सुअल अराउजल। सेक्सुअल अराउजल के साथ इरेक्शन है वो तो चलो नॉर्मल है, मगर विदाउट सेक्सुअल अराउजल के साथ प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन रहता है पीनस का ऑल टाइम। प्रोलॉन्ग्ड मतलब एक लंबे समय के लिए। तो ये हमारा सेक्सुअली डिस्फंक्शन हो गया, और ब्लैडर बबल डिस्फंक्शन भी देखने को इन पेशेंट्स में मिलता है। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे आप इनकी? एक्सरे कराएंगे। अब एक्सरे देखो याद रखो, जब भी वर्टिब्रास के एक्सरेज होते हैं ना, वो 3 व्यू में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पहला लेटरल व्यू, लेटरल व्यू यानी लेटरल साइड से, एक होता है एंटीरियर पोस्टर आगे पीछे से, और एक होता है ऑब्लिक व्यू। ऑब्लिक यानी इस तरीके से, इधर से। देखो ये तो हो गया लेटरल, कैसे? इधर से साइड से, एंटीरियर पोस्टर आगे से, और ऑब्लिक कैसे? इस तरीके से, ऊपर से नीचे की तरफ। ये होता है ना ऑब्लिक लाइन। इस 3 व्यू में देखते हैं। क्या क्या देखते हैं तीनों में, उनको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम, वही हमारा काम, पहले हम एक्सरे खोलो है ना, इसमें देखते हैं, जब हमें तभी अच्छे से समझ आएगा। तो क्या
लेटरल व्यू का पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका रहा इधर। लेटरल व्यू में क्या क्या दिखता है? लेटरल व्यू में देखेंगे तो आपकी ट्रांसवर्स प्रोसेस आपको बाहर निकलती हुई दिखेगी, स्पाइनस प्रोसेस नहीं। अगर आप क्या, ये देखो सर्वाइकल का उठा लो सबसे अच्छा, क्या दिखेगी? आपको जैसे लगे ना जैसे आपकी तरफ क्या निकल रही है, ट्रांसवर्स प्रोसेस आ रही है, स्पाइनस प्रोसेस इधर की साइड हो जाएगी। और अगर आप एपी से देखेंगे तो आपको लगेगा कि स्पाइनस प्रोसेस आपकी तरफ आ रही है। अगर ये सबसे बड़ी पहचान देख लो, स्पाइनस प्रोसेस अगर आपको लग रहा है आपकी तरफ आ रही है, अरे सिंपल सी चीज है, बॉडी अगर दूर जा रही है, ये बॉडी है, इसमें तो बॉडी और स्पाइनस प्रोसेस अगर एक लाइन में दिख रही है, इधर बॉडी है इधर एक लाइन में दिख रही है, तो ये लेटरल व्यू हो गया। और अभी जब बॉडी बॉडी आपसे दूर जा रही है, स्पाइनस प्रोसेस आपकी तरफ आ रही है, तो एंटीपोस्टीरियर व्यू हो गया। देखो एक बार एंटीपोस्टीरियर व्यू भी फटाफट यही खोल लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हाँ, ये खोल लो। अब दिख रहा है, इसमें देखो बॉडी कहीं दिख रही है, इसमें ट्रांसवर्स प्रोसेस इधर उधर, आपकी तरफ क्या स्पाइनस प्रोसेस आ रही है, ट्रांसवर्स प्रोसेस इधर उधर जा रही, बॉडी पीछे, बॉडी नजर नहीं आ रही। तो ये कौन सा हो गया? ये एपी व्यू हो गया। लेटरल व्यू में क्या हो रहा था? लेटरल व्यू में बॉडी इधर जा रही थी और ट्रांसवर्स प्रोसेस आपकी तरफ आ रही थी। तो इस व्यू में क्या क्या दिखेगा? इस व्यू में आपको दिखेगा इन दी सर्वाइकल स्पाइन नोट एविडेंस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, क्योंकि आप किसके बीच में, in the cervical spine note evidence of soft tissue swelling between pharynx and the vertebra। आप खुद दिमाग लगा सकते हो, pharynx का आगे की तरफ होता है, तो pharynx ये रहा ना, pharynx ये pharynx ये रहा दिख रहा है, pharynx और इसके बीच में जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं इधर, उनकी स्वेलिंग आपको इसी में तो दिखेगी। इस वाले में कैसे देख लोगे pharynx और क्या वो उसके बीच में स्वेलिंग है कि नहीं? इसमें तो आपको नहीं दिखेगी, तो वो कौन से व्यू में दिखेगी? लेटरल व्यू में दिखेगी। तो इसकी स्वेलिंग आपको लेटरल व्यू में ही दिखेगी, है ना। प्लस एनी माल अलाइनमेंट ऑफ एंटीरियो पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ वर्टिबल बॉडी ऑफ द लैमिना, जो हमारा लैमिना होता है लैमिना है, इसकी भी माल अलाइनमेंट आपको लेटरल व्यू में ही दिखेगी, और किस में दिखेगी, है ना, वो दिखेगी। प्लस अच्छा, दो वर्ड में आपको बता चुका हूं, सबलक्सेशन और डिसलोकेशन। सबलक्सेशन में डिसलोकेशन क्या, कंप्लीटली डिसलोकेशन होना, कुछ नहीं बचना। और सबलक्सेशन का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ अटैच रह जाना। तो यहाँ माइल अलाइनमेंट हो रहा है लेमिना का, अगर लेमिना कंप्लीटली अलग हो जाती तो जॉइंट डिसलोकेट हो जाता, मगर यहाँ माइल अलाइनमेंट हो रहा है। आपको कैसा दिख रहा है कि चीजें हैं मगर गलत तरीके से इधर उधर हो गई है, मगर फिर भी जुड़ी हुई है, इसलिए उसको इसमें क्या लिखा है, इसलिए दैट इज सबलक्सेशन नॉट डिसलोकेशन, ठीक है। और नोट फॉर एनी वाइडनिंग ऑफ द इंटरस्पाइनस डिस्टेंस ऑफ द डिस्क, इसी में तो देखोगे दो डिस्क के बीच का स्पेस क्या, इसमें दिख रहा है दो डिस्क के बीच का स्पेस, किसमें दिखेगा? इसी में तो दिखेगा, दो डिस्क के बीच का। देखो कितना, इसमें तो दिखेगा कि एक वर्टिब्रल डिस्क के बीच के डिस्क का स्पेस आप इसी में तो, इसी एक्सरे में तो देख पाओगे, दिख रहा है ना, ठीक है तो क्या इसी में आपको क्या दिखेगा? नोट फॉर द एनी वाइडनिंग ऑफ द इंटरस्पाइनल डिस्टेंस और द डिस्क स्पेस। ये हमारा था लेटरल व्यू। अब हम देखते हैं एपी व्यू। एपी व्यू पे में क्या दिखेगा? नोट फॉर अलाइनमेंट ऑफ स्पाइनस प्रोसेस एंड ब्रेथ ऑफ एपोफाइजियल जॉइंट। ये एपोफाइजियल जॉइंट आपको पीछे की तरफ होते हैं, देखो देखो एपो, इसमें देखो, जब इसी तरीके से, ये जो साइड वाला है, ये आगे से है, ये आगे से है आपका, है ना, दिख रहा है ना, ये आपका इधर अगर रिब्स दिख रही है तो ये आपका आगे से है। और अगर ये इस तरीके से अगर आपका पीछे की बॉडी से स्पाइनल प्रोसेस दिख रही है तो ये आपका ये इधर वाला, ये वाला, तो ये आपका पीछे से हुआ, ठीक है। बॉडी उधर की तरफ दिखनी चाहिए। तो इसमें क्या दिखेगा कि जॉइंट्स हमारे इधर सामने होते हैं, तो जो जॉइंट्स फ्यूजन हो रहे हैं, कहीं जॉइंट्स तो डिसलोकेट नहीं हो गए हैं, तो वो आपको एपी व्यू में दिखेगा। कौन से व्यू में दिखेगा? एपी व्यू में। अगला व्यू होता है ओपन माउथ व्यू। अब आपको ये याद आ रहा होगा, मैं आपको बता चुका हूं क्रेनियो वर्टिब्रल जंक्शन में, आपको एक चीज बताई थी मैंने क्या हो रहा था, एक ओपन माउथ व्यू बताया था कि माउथ के थ्रू आप एक्सरे लेते हैं, उसमें क्या दिखता है, ओडोइंट, ओडोइंट पैग याद आ रहा है, एटलस एक्सिस पढ़ा था, जिसमें जो हमारी C1 थी उसको हम एटलस बोलते थे, C2 को एक्सिस बोलते थे। एक्सिस में एक ऑर्डोइंट प्रोसेस होती थी, इस तरीके से ऑर्डोइंट प्रोसेस, ऐसा उठा हुआ स्ट्रक्चर वो है ना, और वो C1 से जुड़ा हुआ रहता था। इसको ऑर्डोइंट प्रोसेस है, इसको डेंस भी बोलते थे। और C1 में उसके लिए आर्च होता था, C1 C2 में, इस तरीके से। इस तरीके से इसमें क्या देखो,
ये आपकी ऑर्डरेंट प्रोसेस होती थी और ये आर्च C1 में उसके लिए आर्च होता था। ये आपकी ऑर्डर ये इसमें जाके फंस जाती थी। तो अब अगर इसका फ्रैक्चर हो जाए ऑर्डरेंट प्रेशर, ये देखो कितना क्लियर कर दिख रहा है, ये ऑर्डरेंट प्रेशर जिसको डेंस भी बोलते थे, ये इसके लिए डेंस के लिए आर्च होती थी और ये आपस में एक दूसरे में ऐसे अटैच हो जाओ। अपन ने पढ़ा भी था कि ऑर्डरेंट प्रोसेस अगर ऊपर निकल जाए तो कुछ याद आ रहा होगा उसको मार्जिनेशन करके ऐसा कुछ कुछ पढ़ते थे। तो क्रेनियोवर्टिबल जंक्शन पूरा वही है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि अगर इसका फ्रैक्चर हो गया तो फिर आप कहां से लोगे, क्योंकि हम अगर इसके एंटीरियर पोस्टीरियर लेंगे तो इसमें सामने से भी नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि C1 C2 ऊपर की तरफ ऑक्सीपुट में धसे हुए होते हैं, इधर ऊपर की तरफ इसमें धसे हुए होते हैं, तो इसमें तो नहीं दिखेगा। बोले फिर कैसे दिखेगा? उसके लिए लेते हैं फिर ओपन माउथ, यानी क्या, आपका माउथ खुलवा के और उसके ऊपर से लेते हैं, ओपन माउथ एक्सरे बोलते हैं ना, इसके लिए ओपन माउथ एक्सरे। ओपन माउथ एक्सरे इस तरीके से आपके क्या ले लिया, इस तरीके से आपका माउथ खुलवा के अंदर से लेते हैं। तो इससे देखो इसमें कितना प्यारा दिख रहा है, ये देखो ओपन माउथ करवा के ये दिख रही है ऑर्डरेंट प्रोसेस, क्लियर दिख गई। C1 ये देखो ये पीछे दिख रही है ना, ये C1 है, ये C2 है, ये C2 है, C2 ये इसकी ऑर्डरेंट प्रोसेस निकल रही है। ये C1 है, ये इसके आर्च से अटैच्ड है। इसमें देखो दिख रहा है ये आपके टीथ है ना, तो अब दिख रहा है ओपन माउथ, उसमें ऑर्डरेंट प्रोसेस का एकदम क्लियर कट दिख जाता है, उसका फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं, इसको बोलते हैं ओपन माउथ, है ना। अब एक होता है ऑब्लिक व्यू। बोले ऑब्लिक व्यू की क्या जरूरत पड़ी? बोले आपने सब कुछ देख लिया मगर अभी तक आपने ये तो देखा ही नहीं कि इंट्रावर्टिबल फोरामेन कैसा है। स्पाइनल कॉर्ड उसमें इंट्रावर्टिबल फोरामेन से तो निकलती है, कहीं वो तो नहीं दब रही। तो उस जब इंट्रावर्टिबल फोरामेन के तो आपको क्या उनके बीच में, चाहे आगे से देख लो चाहे लेटरल से देख लो, इंट्रावर्टिबल फोरामेन तो बीच में, वो तो दिखेगा नहीं, वो तो जब दिखेगा जब आपको ऊपर से देखना पड़ेगा, है ना, ऊपर से। तो आप हल्का सा व्यू एक्सरे ऑफ स्पाइन, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो कोई भी अगर इसमें क्या दिख रहा है, अगर आपको जो भी इंट्रावर्टिबल फोरामेंस है, इंट्रावर्टिबल फोरामेंस ये ऊपर से है इस तरीके से, तो इसमें जो इंट्रावर्टिबल फोरामेंस है देखो ये दिख रहा है, ये दिख जाता है कि कहीं कोई नैरो तो नहीं हो रहा है। और ये अगर नैरोइंग प्रॉपर देखने तो फिर आप एक्सरे में नहीं देख सकते, फिर आपको इसमें तो सिर्फ आपको बोनी स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, फिर आपको प्रॉपर MRI लगा लो, MRI में बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं एक्सरे में सिर्फ आपको बोनी स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। अगर आपको प्रॉपर अगर सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, नैरोइंग देखनी, स्पाइनल कॉर्ड कितनी दब रही है, क्या दब रही है, अगर प्रॉपर इंट्रावर्टिबल फोरामेन में ये दिख जाएगा शॉर्ट हो रहा है, मगर कितना क्या दब रहा है, तो उसके लिए फिर आपको पर्टिकुलर क्या करानी पड़ेगी, MRI। CT स्कैन में आपको और अच्छे से दिख जाएगा। MRI में अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन सॉफ्ट डिस्क प्रोलैप्स के बारे में है ना, डिस्क कितनी प्रोलैप्स हो रही है, हीमोटोमा तो नहीं बन रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, या कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, वो सब आपको सॉफ्ट स्ट्रक्चर किस में दिखेंगे, MRI में देखने को मिलेंगे। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, देखो मैनेजमेंट का पूरा ऑर्थो से, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम इसे समझने की कोशिश करेंगे न्यू, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैनेजमेंट डिपेंड करेगा ऑन द साइट्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ द लीजन, है ना, कहाँ हुआ है प्लस स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अगर अनस्टेबल लीजन है तो वो फर्दर डैमेज, वो बहुत ज्यादा फर्दर डैमेज करे, अपन पढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर अनस्टेबल है तो स्पाइनल कॉर्ड और रूट वगैरह को डैमेज करने के चांसेस उसके ज्यादा हैं। तो अगर, तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आपको कोई भी फ्रैक्चर हो, मैं कहता हूं स्पाइन छोड़ो, आपके हाथ में भी फ्रैक्चर हो गया तो दो तरीके होते हैं, या तो आपका ऑपरेशन करके, बहुत सारी टेक्निक होती है, या तो इंट्रामेडुलरी नेल डाल देंगे या स्क्रू, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्थो में पढ़ोगे कि इंट्रामेडुलरी नेल कब डालते हैं, क्या होते हैं, स्क्रूज कैसे डालते हैं, के वायरिंग, ये सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ये ऑपरेटिव फिक्सेशन है, यानी कि बाहर से कोई चीज डाल के आपने बोन को फिक्स कर दी। या फिर क्या ये हर बार करते हैं, अगर अपन देख लेते हैं कि अगर अनडिस्प्लेस्ड है, ये तो जब ये कब है डिस्प्ले, जब एक अपनी दूसरी जगह से चली गई और आपको लगता है कि बहुत, अगर दो चीजें हो सकती है, अगर अपनी जगह से दूर, ये बोन है, सपोज करो ये बोन है, ये बोन दो टुकड़ों में टूटी, अब क्या हो सकता है, या तो ये गैप बन गया, तो आप इन दोनों को खिसका के पास में लाके फिर उसको इम्मोलाइज कर दोगे 1-2 महीने के लिए, प्लास्टर चढ़ा दोगे तो हील हो जाएगी, ये काम कर सकते हो। या आप दूसरा काम ये कर सकते हो कि ये बोन है और ये डिस्प्लेस्ड होके ऊपर चले गए, तब भी आप इसको खींच के और फिर भी आप फ्रैक्चर कर सकते हो। या फिर अगर ये बोन है, अब ये टूट गई 4-5 टुकड़ों में, अब क्या करोगे, अब क्या खींच के उनके कर पाओगे, नहीं, फिर आपको इसमें बाहर से एक्सटर्नल फिक्सेट इंटरनल फिक्सेटर डालने पड़ेंगे, या तो स्क्रू लगाओ या वायरिंग से टाइट करो, क्यों, क्योंकि आप इसको अपनी जगह पर लेके भी आओगे फिर वो अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे वापस, क्योंकि वो टूट के आप कहीं भी पहुंच जाए, कितनों को इकट्ठा करोगे, नहीं कर पाओगे, तो उस टाइम पे फिर आपको वायरिंग ऑपरेटिव करके फिक्सेशन करना पड़ जाता है, ठीक है।
या तो फिक्सेशन करो, और अगर फिक्सेशन के अगर आपको लगता है कि हाँ इतनी ताकत है, फिक्सेशन करने की जरूरत नहीं है, तो इमोबिलाइज। इमोबिलाइज यानी आप क्या प्लास्टर चढ़ा देते हो, पहले उसको अपनी जगह पे लेके आ जाओ बोन को, फिर प्लास्टर चढ़ा के पूरा का पूरा इमोबिलाइज कर दो कुछ हफ्तों के लिए, और कुछ हफ्ते 10-12 हफ्तों के लिए, उससे फिर क्या हो जाएगा कि वो अपनी जगह पे वापस जुड़ जाएगा। इमोबिलाइज कैसे करते हैं, स्कल ट्रैक्शन पहना के। स्कल ट्रैक्शन देखा है ना, कि आपको नेक में पहना के और फिर ऊपर की तरफ ट्रैक्स कर देंगे। क्यों, एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा में अगर घुस रही है तो आप क्या करोगे, इसको ऊपर खींच दोगे ट्रैक्शन के थ्रू, फिर इसको इमोबिलाइज कर दोगे। बहुत सारी है ना, बहुत सारी जैसे प्लास्टर जैकेट पहना के। सबसे पहले अपन फ्रैक्चर पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइड्स का। पहला फ्रैक्चर पढ़ेंगे ऑर्डोइंट फ्रैक्चर। ऑर्डोइंट फ्रैक्चर पता ना, C2 अभी पूरा पढ़ गया एक्सेस। अगर उसका फ्रैक्चर हो जाए तो क्या होता है, तो फिर रिजिड इमोबिलाइजेशन कराना पड़ता है, खतरनाक इमोबिलाइजेशन। किसको पहना के, ये बहुत सारी नॉन यूनियन, ये हेलो पेल्वे हेलो जैकेट आएगी, KFO आएगा लोअर लिम्ब के लिए, मिलेवर जैकेट, ऐसे बहुत सारी आती हैं। ये सब भी औरतों के अंदर डीप में एक एक को पढ़ोगे आप, किस किस से मोबिलाइज कराते हैं। हेलो जैकेट इस तरीके से होती है, क्योंकि आपको हेलो, जब आपको हेलो दिखाता हूँ, हेलो वेस्ट दिखाता हूँ, इस तरीके से हेलो वेस्ट होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको क्या कर दिया, पूरा आपको एकदम कंप्लीट, ना आप आगे पीछे कोई रोटेशन नहीं कर पाएंगे, हाईली स्ट्रिक्टली इमोबिलाइज कर दिया, इसको बोलते हैं हेलो ब्रेस्ट, ठीक है। ठीक है, अगर रिजिड इमोबिलाइजेशन रिक्वायर्ड टू अवॉइड नॉन यूनियन, एग्जांपल इन हेलो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया बहुत ज्यादा ही अब ये ठीक हो ही नहीं पाएगा, तो फिर क्या करोगे, बोले आप C1 C2 को फ्यूज ही कर दोगे। अपन पढ़ के आए थे क्रेनियोवर्टिबल में कि अपन ने पढ़ा था कि अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हो गया, नहीं ठीक हो पाएगा, तो C1 C2 को आपस में बढ़िया वायर बना के फ्यूज कर दो। उससे क्या हो जाएगा, फिर जो C1 C2 के बीच में जो जॉइंट मोबिलिटी थी वो कंप्लीटली चली जाएगी। वो लास्ट स्टेज है, जब लग रहा है कि ये सब करने इतना ज्यादा टूट गया है कि अब इन सबसे कुछ नहीं होगा, तो फिर आप फ्यूज कर देते हो। फिर फ्यूजन आखिरी जगह होती है, जब पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता तो फ्यूज कर दो। ये हमने ऑर्डोइंट का पढ़ा था। सर्वाइकल स्पाइन का अगर फ्रैक्चर हो जाए तो क्या, इफ क्वाड डैमेज हुई है तो कुछ भी क्वाड डैमेज रहा, ट्रैक्शन कर दो, खींच दो, दो वर्टिब्रास को आपस में ट्रैक्शन लगा के सर्वाइकल कॉलम वगैरह पे ला दो, ठीक है, स्टेबल में है ना। अगर अनस्टेबल हुई है तो अनस्टेबल में तो दो चीजें करनी पड़ेगी सर, क्या, या तो ऑपरेशन करके फिक्स्ड करो, और या फिर इतना एकदम खींच के 12 वीक तक स्कल हेलो लगाओ, मगर कोई गारंटी नहीं है कि अनस्टेबल वाला ठीक हो जाए। अगर इंस्टेबिलिटी परसिस्ट रही तो फिर बाद में फ्यूजन ही करना पड़ जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि अनस्टेबल कितनी डिग्री में, अगर हमें लगता है कि स्कल ट्रैक्शन करके, क्योंकि हेलो खतरनाक होती है, आप खुद देखते हो 12 अभी तक हेलो पहन के रखना, समझ रहे हो ना, आगे पीछे ऊपर नीचे, और कितना खतरनाक, सोने लेटने कितनी दिक्कत होने वाली है, पूरा कंप्लीटली आप ऐसे चढ़ा रहेगा हर 12 वीक तक, 3 महीने तक, ठीक है, इस तरीके से आप पे लगा रहेगा। तो ये हम बिल्कुल ही देखते हैं एकदम बिल्कुल ही, ये कब लगेगा, अनस्टेबल वाले में जो लगाएंगे इसको, तो देखते हैं। और कभी कभी उसमें भी ठीक नहीं हुआ तो फिर आखिरी में आपको ऑपरेटिव ही करना पड़ जाता है। ये आपका सर थोरेसिक फ्रैक्चर। थोरेसिक फ्रैक्चर में अगर स्टेबल हुआ तो हमें पता है वो एंटीरियर वेज वाला पढ़ के आए थे ना, एंटीरियर कॉलम जाता है स्टेबल में। अनस्टेबल में कोई ट्रीटमेंट नहीं है थोरेसिक वाले में, क्यों, तो या तो वही ट्रीटमेंट हो सकता है, या तो ऑपरेटिव करके फिक्सेस करो, है ना, या फिर कोई मिलेवर जैकेट्स, ऐसे बहुत सारी जैकेट्स करके आती है, उन्हें पहनाना पड़ता है। अगर कहीं पैराप्लेजिया हो गया पेशेंट को, और इसमें बहुत कॉमन होता है पैराप्लेजिया यानी लोअर लिम्ब के पैरालिसिस हो जाते हैं, अगर थोरेसिक रीजन में हो तो। और अगर सर्वाइकल के रीजन में हो गया तो भैया क्वाड्रीप्लेजिया हो जाता है, पूरी बॉडी, हाथ पैर सब पैरालिसिस में चले जाते हैं। और थोरेसिक वाले में जनरली क्या, पैराप्लेजिया होता है, यानी लोअर लिम्ब जाते हैं जनरली। और थोरिको लंबर रीजन में हो जाए और नीचे फ्रैक्चर, अगर स्टेबल है तो वो तो हमें पता है एंटीरियर वेज इमोबिलाइज करके कर दो, और अनस्टेबल है तो ये बाद में पढ़ोगे कि ओपन रिडक्शन क्या होता है, क्लोज्ड रिडक्शन क्या होता है, इंटरनल फिक्सेटर्स होते हैं, एक्सटर्नल फिक्सेटर होते हैं। ओपन रिडक्शन का मतलब होता है चीजें खोल के और उसके अंदर वायर डाल के, जो वायर अपन डाल देते हैं ना अंदर, उसको बोलते हैं इंटरनल फिक्सेटर्स। दो फिक्सेटर्स होते हैं, एक अंदर से फिक्सेटर्स होते हैं, अंदर से स्क्रूज डाल दो, और एक होते हैं एक्सटर्नल फिक्सेटर्स। आपने कुछ देखे होंगे एक्सटर्नल फिक्सेटर के, आप जब उनको बाहर से लोहे की रॉड डाल देते हैं, आपने कुछ देखे एक्सटर्नल फिक्सेटर्स की बाहर एकदम रॉड दिखती है डली हुई, उसको एक्सटर्नल फिक्सेटर्स बोलते हैं, बाहर से फिक्स करना। अगर और बाहर से जब ही फिक्स करते हैं जब हमें लगता है कि बहुत कंडीशन खराब है, नहीं तो हम अंदर से ही कर देते हैं। ये हमारे होते हैं एक्सटर्नल फिक्सेटर्स। ये क्या फ्लैश में ये बाहर से फिक्स कर रहे हैं, इतना खतरनाक बोन फ्रैक्चर हुई कि अंदर से काम ही नहीं होगा। ठीक है, ये होता है एक्सटर्नल। इंटरनल फिक्सेटर का ये बाहर की चीज है, कोई नहीं है, अंदर की अंदर ही
उसमें कोई इंट्रामेडुलरी नेल वायरिंग या कुछ भी हमने डाल दी, उसको बोलते हैं इंटरनल फिक्सेटर्स। अंदर हमने इंटरनली मेल वेल डाल दी, अंदर ही डाल के उसको हील कर दिया, उसको इंटरनल फिक्सेटर्स बोलते हैं, ठीक है। और जो बाहर से कर दी उसको एक्सटर्नल फिक्सेटर्स बोलते हैं। एक होता है ओपन रिडक्शन, चीजें खोल के, और एक होता है क्लोज रिडक्शन, अंदर ही अंदर बंद करके। ये ऑर्थो में बहुत अच्छे से पढ़ोगे एक एक चीजें डीप में, क्योंकि एक एक चीजें जब पूरा फ्रैक्चर चैप्टर है ऑर्थो में, पूरा का पूरा फ्रैक्चर, उसमें एक एक चीजों को डीप में पढ़ना पड़ेगा, कौन सी सब क्या है, ठीक है। दैट्स ऑल रिगार्डिंग फॉर दी